कहानी की शुरुआत कूपर हार्वर्ड नाम के एक आदमी से होती है जो पिछले 219 सालों से जिंदा है। मगर कैसे? दरअसल 219 साल पहले एक न्यूक्लियर वॉर हुआ था, जिसके बाद रेडिएशन की चपेट में आकर कूपर एक अजीब सा क्रीचर बन गया जिसे घूल कहा जाता है। वो तब से ही अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में हैंक नाम के एक आदमी को ही पता था, और उसी वजह से कूपर उस आदमी की बेटी लूसी के साथ उसके ठिकाने की ओर बढ़ रहा है। अब वैसे लूसी को भी ये बात पता चली थी कि उसके पिता भी 200 सालों से जिंदा है और धरती पर न्यूक्लियर वॉर करवाने में कहीं ना कहीं उसका भी हाथ था। अब आगे बढ़ते हुए खाना चुराने की वजह से कूपर को कुछ लोग पकड़कर फांसी पर लटकाने की तैयारी करने लग जाते हैं, जिस दौरान लूसी फिलहाल के लिए बंदूक लेकर एक नकली डायनासोर के मुंह में छुपी हुई थी। इसीलिए कूपर ड्रामा करते हुए कहता है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर उन लोगों का सरदार निक इशारा करते हुए कूपर को फांसी पर लटका देता है, जिससे कूपर कदम घुटने लग गया था। तभी अचानक लूसी अपनी हाइडिंग स्पॉट से बाहर निकली और एक परफेक्ट शॉट के साथ कूपर के गले की रस्सी तोड़ दी। फिर कूपर की फ्री होते ही लूसी ने एक कार के फ्यूल टैंक पर गोली मारी, जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस उथल पुथल का फायदा उठाकर कूपर सीधा मैदान जंग में कूद पड़ा और गोलियों की बौछार से निक और उसके साथियों की ईंट से ईंट बजाने लगा। जिस दौरान जब उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गई तो उसने चक्कू फेंक कर दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया। इसके बाद आखिर में उसने बचे हुए 2 लोगों के ऊपर भी बिना कोई रहम दिखाए ग्रेनेड फेंक कर उनके चितड़े उड़ा दिए और फुल टशन में अपनी हैट पहनकर लूसी के पास आने लगा। ये मंजर देखकर तो लूसी के होश उड़ गए, क्योंकि लूसी को लोगों को जान से मारना पसंद नहीं था, मगर कूपर को तो मौत का तांडव करने में उतने ही मजे आते थे। अब वैसे ये इस कहानी के सेकंड सीजन का फर्स्ट पार्ट है और इसके फर्स्ट सीजन को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर अभी लड़ाई खत्म होने के बाद कूपर ने लूसी और साइंटिस्ट के कुत्ते के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया और रास्ते में कूपर लूसी पर भड़कते हुए पूछने लगा कि तुमने गोली चलाने में इतनी देर क्यों लगा दी, मैं वहाँ पर लटक गया था। लेकिन लूसी इस बात पर ज्यादा कुछ ना बोलते हुए इतना ही बोलती है कि वो कम से कम लोगों की जान लेना चाहती है। खैर अभी चलते चलते वो लोग लॉस वेगस के थोड़ा सा दूर पहुँच गए, जहाँ से लॉस वेगस को देखा जा सकता था, जिसे देखकर लूसी बहुत ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि वो शहर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने पुरानी फोटोज में देखा था। इस पर कूपर उसको बताता है कि न्यूक्लियर वॉर के समय रॉबर्ट हाउस नाम के एक आदमी ने इस शहर पर गिरने वाले बॉम्ब्स को हवा में ही बर्बाद कर दिया था, मगर वो बाकी दुनिया को बचाना नहीं चाहता था। ये सुनकर लूसी हैरान हो गई और उसे समझ में नहीं आया कि ऐसे इंसान के शहर में उसके पिता क्यों जाना चाहेंगे। इस पर कूपर कहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स असल में बनाए ही रॉबर्ट ने थे। दरअसल 219 साल पहले जब कूपर को पता चला था कि दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की प्लानिंग में उसकी बीबी वेब का असिस्टेंट हैंक और कई सारे अमीर लोगों का हाथ है, तो सबसे पहले तुरंत उसने अपनी बेटी के साथ घर से भागने की कोशिश करी, मगर रास्ते में उसे एहसास हुआ कि वो भागकर कहीं और चला भी गया तो भी बॉम्ब के गिरने पर उसके साथ उसकी बेटी भी मारी जाएगी। इसीलिए फिलहाल वो अपनी बेटी जेनी को छोड़कर वापस से वोल्डेमॉर्ट को मिलने गया, जहां वोल्डेमॉर्ट से उसे रॉबर्ट हाउस के बारे में पता चला कि न्यूक्लियर वेपन्स असल में रॉबर्ट हाउस ने ही बनाए हैं और न्यूक्लियर अटैक को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कूपर किसी तरह से वेब और रॉबर्ट की मीटिंग होने से पहले रॉबर्ट से मिले और रॉबर्ट को जान से मार दे। हालांकि कूपर ऐसा करने के लिए हिचकिचा रहा था, लेकिन वोल्डेमॉर्ट ने उसे एक चुभने वाली बात कही कि जब ये दुनिया आग में जल रही होगी तो कम से कम तुम्हारे हाथ साफ होंगे। मतलब बेशक से तुम न्यूक्लियर वॉर को होने से ना रोक पाओ, पर तुम्हें इस बात का सुकून होगा कि तुमने ये सब रोकने की कोशिश की थी। ये सुनकर भी कूपर इस बात का कोई जवाब ना देकर अपने घर में आकर रेडियो को सुनने लगता है, जिसमें रॉबर्ट हाउस बार बार दुनिया के खत्म होने के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था, जो सुनकर कूपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि अब उसे ये बात पता थी कि दुनिया के बर्बाद होने पर दुनिया को बर्बाद करने के पीछे रॉबर्ट का भी हाथ होगा। खैर प्रेजेंट टाइम में कूपर लूसी के साथ आगे बढ़ रहा था और इसी दौरान लूसी सोच रही थी कि क्या सच में कूपर का परिवार 200 साल बाद भी जिंदा बचा होगा। यही सोचते हुए वो कूपर के साथ चलते चलते एक अजीब सी सूप की दुकान पर पहुंची, जहां एक बूढ़ी औरत अपने सर से निकाले हुए टेस्टी जुओं का सूप बनाकर बेचती थी। उससे बात करते हुए लूसी ने उससे सवाल किया कि क्या तुमने यहाँ से किसी मेटल सूट पहने आदमी को गुजरते देखा है। इस पर दुकान वाली ने बताया, हाँ वो आदमी मेरे बेटे को भी अपने साथ ले गया है। हालांकि उस औरत को अपने बेटे के जाने का दुख नहीं था, बल्कि इस बात का गुस्सा था कि जाने से पहले उसका बेटा अपना उधार चुकाकर नहीं गया। फिर भी उस औरत की फालतू बकवास सुनने की बजाय लूसी और कूपर फिर से आगे बढ़ने लगे और थोड़ी ही दूर मौजूद एक टनल में आकर रुक गए। उस टनल के अंदर असल में एक वॉल्ट था, जिसे देखकर लूसी समझ गई कि हैंक वहाँ पर जरूर आया होगा। तब कूपर बताता है कि मैंने अपने परिवार को ढूंढने के लिए न जाने अब तक कितने वॉल्ट छाने हैं, वो जिंदा हैं, मर गए हैं या फिर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर लूसी को भी कूपर के परिवार के लिए बुरा लगा, क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि वॉल्ट्स में चोरी छुपे इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं और हो सकता था कि शायद कूपर के परिवार को भी अब तक एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बना दिया गया हो। खैर दूसरी तरफ लूसी का वॉल्ट यानी कि वॉल्ट नंबर 33 में बैठी सबको अच्छे से संभालने की कोशिश कर रही थी और उसने वोल्डेमॉर्ट के पुराने साथियों को स्टेफनी और अपने कुछ और लोगों के साथ वॉल्ट नंबर 32 में भेज दिया था, जहां की हेड अब स्टेफनी थी। स्टेफनी के साथ गए लोगों में लूसी के भाई नॉर्मन का दोस्त चैड भी शामिल था, जिसे स्टेफनी ने एक ही काम दिया था कि चैड हमेशा स्टेफनी के बच्चे को संभाले। इसी बीच स्टेफनी को अचानक पता चला कि किसी ने कम्युनिकेशन सिस्टम्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हुई और ये काम असल में नॉर्मन का था, जो पिछले पार्ट में वॉल्ट नंबर 31 की सच्चाई जानने की कोशिश में वहीं
पर फंस गया था और वहाँ मौजूद ह्यूमन ब्रेन वाला रोबोट बार बार नॉर्मन से उसके पिता के पॉड में जाकर उसकी जान बचाने को कहने लगा था। हालांकि अब तक नॉर्मन ने उसकी बात नहीं मानी थी, मगर ये रोबोट जानता था कि भूख प्यास से परेशान होकर नॉर्मन को कभी न कभी तो उसकी बात माननी ही पड़ेगी। वहीं कूपर और लूसी वॉल्ट नंबर 24 का डरावना नजारा देखकर घबरा गए, क्योंकि पूरा वॉल्ट खाली था और हर तरफ सिर्फ लाशें पड़ी थी। इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें पता चला कि वहां रहने वाले लोगों को इस वॉल्ट में मौजूद टॉर्चर चैम्बर में 24 घंटे जबरदस्ती प्रोजेक्शन दिखाकर दिन रात उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे जाते थे। ये जानकर लूसी ने वहाँ के कंप्यूटर से और जानकारी निकालने की कोशिश करी, मगर कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव मिसिंग थी, जिससे लूसी और कूपर समझ गए कि हैंक वहाँ पर से उस ड्राइव को लेकर जा चुका है। खैर अभी वॉल्ट को थोड़ा सा और जानने पर कूपर और लूसी को एक कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी दिखाई दिया, जिसकी गर्दन पर काफी अजीब डिवाइस लगा था और इस डिवाइस की वजह से वो आदमी हैंक के कंट्रोल में था। तब वो आदमी हैंक की आवाज में लूसी से कहता है, मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक करने के लिए आया हूँ, इसीलिए तुम अभी के अभी वॉल्ट में वापस चली जाओ। इतना बोलते ही अचानक उस आदमी के सर के चीथड़े उड़ जाते हैं, क्योंकि दरअसल उस आदमी को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस हैंक ने इस्तेमाल करा था उसमें अभी भी काफी कमियां थी, जिसकी वजह से वो इंसानी दिमाग को कुछ समय बाद ओवरलोड करके ब्लास्ट कर देता था। हैंक की इस हरकत की वजह से लूसी को सदमा सा लग गया था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बाप इतना गिरा हुआ निकलेगा। खैर अभी उसने कूपर को जल्दी से वहाँ पर से चलने को कहा ताकि हैंक को जल्दी पकड़ा जा सके। इधर हैंक फिलहाल के लिए वॉल्टेक कंपनी की एक मस्त सी बिल्डिंग में पहुंच गया, जहां अपने भारी भरकम मेटेलिक सूट को उतारकर उसने कपड़ों से बने हुए सूट बूट पहने और ग्लोबल कम्युनिकेशन रूम में जाकर रेडियो के जरिए किसी से बातें करने लगा। हैंक ने भी रेडियो पर बताया कि मैंने रॉबर्ट हाउस के माइंड कंट्रोल करने वाले डिवाइस को छोटा कर दिया है, जिसको मैं किसी भी हालत में परफेक्ट बनाकर रहूंगा, पर बदले में मुझे प्रमोशन चाहिए। अब वैसे उसी माइंड कंट्रोल डिवाइस की मदद से हैंक ने शेडी सैंड्स को भी पूरी तरह से बर्बाद करवाया था, जो असल में वही सुनहरा शहर था जिसमें न्यूक्लियर वॉर के कई सालों बाद बचे हुए कुछ लोग जाकर नॉर्मली रहने लगे थे। उस समय हैंक को उस गाँव में अपनी बीवी के जाने के बारे में पता चला था, जिसकी वजह से गुस्से में हैंक ने एक आदमी को उसी माइंड कंट्रोल डिवाइस की मदद से कंट्रोल करके शेडी सैंड्स में एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब भिजवा दिया, जिसे देखकर मैक्स नाम के लड़के के पिता ने उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करी, मगर इससे उस बॉम्ब में टाइमर शुरू हो गया, जिसे देखकर मैक्स के पिता भागकर अपने घर में आ गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब धमाके को रोका नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने अपनी बीवी से बात करी और दोनों ने मैक्स को एक सेफ कैप्सूल में छुपाते हुए कहा कि डरो मत बेटा, तुम इसमें सेफ रहोगे और बड़े होकर एक बहुत ही महान इंसान बनोगे। इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ उन्होंने कैप्सूल का दरवाजा बंद कर दिया और मैक्स की चीखों के बीच उस धमाके की रोशनी घर तक पहुंची, जिसने शेडी सैंड्स को दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा दिया। उसी समय पर हैंक अपने वॉल्ट में बैठा ब्लास्ट का इंतजार कर रहा था, जिसके बारे में खबर मिलते ही वो खुशी से छोटी लूसी और नॉर्मन के पास गया और उन्हें मजे से कहानी सुनाने लगा। खैर प्रेजेंट टाइम में मैक्स, जिसने पिछले पार्ट में लूसी की भी मदद करी थी और वोल्डामिर के ठिकाने पर हुई आखिरी लड़ाई के बाद उसको सोल्जर्स ने अपना कैप्टन मान लिया था, वो अभी अपने एक साथी के साथ एक मिशन पर होता है, जिसमें कई सारी क्रीचर्स को मौत के घाट उतारने के बाद उसे एक आर्टिफैक्ट मिला और उसको लेकर जब वो अपने बेस पर पहुंचा तो वहां उसका स्वागत तालियों से हुआ। आगे मैक्स ने वो आर्टिफैक्ट ब्रदरहुड ऑफ स्टील के लीडर फिलिक्स को दे दिया और फिलिक्स ने आर्टिफैक्ट को रेगिस्तान की एक जगह पर ले जाकर एक्टिवेट करा, जिससे रेगिस्तान की जमीन हिलने लगी और जमीन के नीचे से बड़े बड़े मैकेनिकल टरबाइन ने निकलकर हवा की सारी रेत साफ कर दी। रेत के हटते ही फिलिक्स और उसकी आर्मी को अपने सामने एरिया 51 दिखाई दिया, जो फिलिक्स का नया बेस बनने वाला था। तब फिलिक्स मैक्स से वादा करता है, हम साथ मिलकर इस सड़ती हुई दुनिया को बेहतर बनाएंगे। ये सुनकर मैक्स के चेहरे पर सुकून आ जाता है और उसे लगता है कि उसने पिछले पार्ट में साइंटिस्ट का बनाया हुआ फ्यूजन एनर्जी डिवाइस फिलिक्स को सौंपकर सही काम करा। दूसरी तरफ वॉल्ट 31 में खाने पीने की कमी के चलते नॉर्मन की हालत खराब होने लगी, जिस दौरान ही उसे अपने सामने एक 2 मुंह वाला कान खजूरा दिखाई दिया, जिसे देख भूख से पागल नॉर्मन उसी को खाने वाला था। तभी रोबोट ने उससे कहा, उसे मत खा, वो जहरीला है और उसे खाकर तू तड़प तड़प कर मारा जाएगा। इतना बोलकर ब्रेन ने फिर से नॉर्म से क्रायोजेनिक पॉड में जाने को कहा, लेकिन नॉर्म हार मानने वालों में से नहीं था। उसने रोबोट की बात अनसुनी कर दी और एक डिवाइस को तोड़ते हुए वॉल्ट पे रखे सारे क्रायोजेनिक पॉड को खोलने की कमांड डाल दी, जिससे उस वॉल्ट पे रखे सारे के सारे लोग बस कुछ ही देर में जागने वाले थे। दूसरी तरफ लूसी, कूपर और डॉग रेगिस्तान में आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक टूटी हुई बिल्डिंग में से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, जिसे सुनकर लूसी, जो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती थी, तुरंत रुककर उस तरफ बढ़ने लगी। लेकिन कूपर ने उसे उस तरफ जाने से मना करा, क्योंकि ये कोई जाल भी हो सकता था और कूपर तो वैसे भी किसी की मदद करने की इच्छा नहीं रखता। मगर लूसी कूपर की बात ना मानकर उस और अकेले जाने लगी, जिस दौरान कोई और रास्ता न होने की वजह से कूपर और कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल दिए। अभी बिल्डिंग के अंदर आकर उन्होंने एक औरत को देखा जो बुरी तरह से जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी थी, जिसे देखकर लूसी उसकी मदद करने लगी और तभी कूपर की नजर पास पड़े एक और जख्मी आदमी पर गई, जिसे देखकर कूपर भी उसके पास चला गया। मगर मदद करने की बजाय कूपर ने एक ही झटके में उसका गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर लूसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, पर तभी कूपर ने उस जख्मी आदमी की पीठ पर एक अजीब सा निशान देखा, जिसे देखकर चौंकते हुए उसने तुरंत ही अपनी बंदूक निकाल ली। तभी पाइप्स के अंदर से बड़े बड़े बिच्छुओं ने निकलकर बिना वार्निंग के लूसी और कूपर के ऊपर हमला कर दिया, जिस दौरान लूसी और कूपर मिलकर छोटे स्कॉर्पियंस को मारने में तो कामयाब रहे, लेकिन उनकी मुसीबत तब बढ़ गई जब एंट्रेंस की तरफ से एक बहुत ही बड़े और भयानक बिच्छू ने निकलकर सीधा कूपर के ऊपर हमला कर दिया। तो कूपर ने अपनी जान बचाने के लिए जख्मी औरत को अपने ऊपर बिठा लिया और उसे ह्यूमन
ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करा, जिसकी वजह से बिच्छू का डंक कूपर की बजाय उस औरत को लगा। लेकिन इसके अगले ही पल स्कॉर्पियन ने कूपर के पैर में भी अपने डंक को घुसा दिया, जिससे कूपर दर्द से तड़प उठा। लेकिन मौत को सामने देखकर भी उसने हार नहीं मानी और जब स्कॉर्पियन ने उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला तो कूपर ने बिजली की रफ्तार से एक ग्रेनेड को उस बिच्छू के मुंह में ठूसकर उसे धक्का दे दिया, जिससे उस बिच्छू के परकच्चे उड़ गए। अब हंगामा शांत होने के बाद कूपर ने दर्द से कराते हुए लूसी से उसे हीलिंग इंजेक्शन लगाने को कहा। लेकिन ठीक उसी वक्त वो जख्मी औरत जो अभी भी तड़प रही थी, उसने भी लूसी से उसकी जान बचाने की भीख मांगी। इससे लूसी धर्म संकट में फंस गई, क्योंकि उसके पास हीलिंग इंजेक्शन सिर्फ एक था और अभी एक तरफ उसका पार्टनर था और दूसरी तरफ एक अनजान औरत। तब कुछ पल सोचने के बाद लूसी ने वो इंजेक्शन औरत को लगा दिया, क्योंकि उसे पता था कि घूल होने की वजह से कूपर तो थोड़ी देर में खुद सही हो जाएगा, लेकिन उस औरत को इंजेक्शन न मिलने पर उसकी मौत हो सकती है। इससे कूपर गुस्से में लूसी पर चिल्लाने लगा, क्योंकि इंजेक्शन से कूपर तुरंत सही होकर लूसी के साथ अपने सफर को आगे बढ़ा सकता था। लेकिन लूसी ने इस बात पर कूपर को करारा जवाब दिया और कूपर से वहीं उसके सही होने तक का इंतजार करने को कहकर खुद उस औरत को उसके लोगों के पास सेफली छोड़ने के लिए चली गई। इधर वॉल्ट नंबर 31 के अंदर अब तक सालों से बंद पड़े कैप्सूल्स एक एक करके खुलने लगे, जिसके अंदर वॉल्टेक कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स, साइंटिस्ट और अपोकलिप्स प्लानर 219 सालों से सोते सोते उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वो अपनी कंपनी के लोगों के साथ ऊपर जाकर धरती को अपने हिसाब से चलाएंगे। अभी उठकर जब उन लोगों ने नॉर्मन की शक्ल को देखी तो वो सारे के सारे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि सब लोगों को एक साथ जगा दिया गया था, जबकि प्लान तो धीरे धीरे जगाने का था। इस पर नॉर्मन ने तुरंत झूठ बोलते हुए एक नई कहानी बनाई। हाँ, इन 200 सालों में प्लान चेंज हो गया है। आप लोग पिछले 200 सालों से सो रहे थे और अचानक डिसाइड हुआ कि आप लोगों को अब जगा दिया जाएगा। ये सुनते ही सभी लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और सबने नॉर्मन से उस ब्रेन रोबोट बट के बारे में पूछा। इस पर नॉर्मन ने झूठ कहा कि बदकिस्मती से बट अब हमारे बीच में नहीं रहे। असल में नॉर्मन ने बट के खोपड़े को फोड़ने के बाद उसे उल्टा करके एक डस्टबिन के अंदर डाल दिया था, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चला और वो लोग बट की मौत की खबर को सुनकर मातम मनाने लगे। असल में बट उन लोगों का लीडर था और बिना लीडर के किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगे। तब सबको बेकाबू होता हुआ देखकर नॉर्मन की भी हालत खराब होने लग गई। दूसरी तरफ हैंक अभी अपनी ऑफिस वाली बिल्डिंग में ही था, जहाँ के लाइव स्टॉक वाले रूम में जाकर उसने एक छोटे चूहे को उठाकर कंट्रोल डिवाइस को उस पर सेट कर दिया। मगर जैसे ही हैंक ने चूहे को कंटेनर में डालकर उस डिवाइस को ऑन करा, वैसे ही चूहा उसे माँ बहन की गाली देते हुए ब्लास्ट हो गया। अब फिलहाल के लिए हैंक को समझ में नहीं आया कि उस चूहे ने उसे कौन सी गाली बकी, इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद उसने एक दूसरे चूहे के ऊपर उस कंट्रोलिंग डिवाइस को लगाया, मगर इस बार भी वो चूहा फट गया। इस तरह से हैंक ने एक के बाद एक 4 चूहों के चित्रे उड़ा दिए। मगर जब हैंक का मन नहीं माना तो उसने किसी इंसान के ऊपर इस डिवाइस का टेस्ट करने का फैसला करा। इसके लिए वो प्रीमियम एलिट प्लेस वाले लोगों के सेक्शन में गया, जहां वो लोग सो रहे थे जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वॉल्टेक कंपनी को काफी सारे पैसे दिए थे। उनमें से ही एक आदमी को उठाकर हैंक ने उसके गले पर वो कंट्रोलिंग डिवाइस लगा दिया, जिससे वो आदमी घबरा गया और चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करने लगा। मगर हैंक ने दरिंदों की तरह उस आदमी के हाथ एक मशीन में लॉक कर दिए और बिना हिचकिचाहट के अपने कंट्रोलिंग डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया। मगर उसका ये एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह से नाकाम था, क्योंकि अगले ही पल उस आदमी का भेजा भी फट गया। वहीं एरिया 51 में ब्रदरहुड ऑफ स्टील का कब्जा हो चुका था, जहां कुछ सोल्जर को एक फ्रिज के अंदर एक एलियन की डेड बॉडी भी मिली, मगर उन्होंने डेड बॉडी को कबाड़ समझकर साइड में फेंक दिया और उन्हें तो इस बात की खुशी थी कि वो फ्रिज अभी भी वर्किंग कंडीशन में था। अब वैसे क्या आपके हिसाब से एरिया 51 के अंदर सच में एलियन क्रीचर की डेड बॉडी मौजूद है? अगर हाँ, तो ये सारे के सारे एलियन इंडिया में क्यों नहीं आते? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताना। कैरिडर मैक्स के पास उसकी दोस्त डेन आकर उससे लूसी के बारे में बात करने लगी, जिसके हिसाब से लूसी अभी भी जिंदा हो सकती थी। मगर पिछले पार्ट में लूसी के अलग होने के बाद से मैक्स को लग रहा था कि शायद लूसी मर गई होगी। उसी वजह से वो बस चाहता था कि वो लूसी के नजरिए की तरह बाहर की दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करे, जिसके लिए ब्रदरहुड का सहारा बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वैसे फिलहाल डेन से बात करने के बाद मैक्स को एक मीटिंग के बारे में भी पता चला, जो फिलिक्स ने अपने जैसे बाकी सारे जनरल्स के साथ रखी थी, मगर इस बारे में उसने अपनी मेन ऑर्गेनाइजेशन कॉमनवेल्थ को नहीं बताया था। दरअसल कोल्ड फ्यूजन की फिलिक्स के पास आ जाने की वजह से वो चाहता था कि वो सभी जनरल्स को अपने साथ मिलाकर अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए और धरती को अपने हिसाब से कंट्रोल करे। अब उतने में ही बार बाकी सारे जनरल्स भी आ गए और मीटिंग शुरू होने पर फिलिक्स ने अपना प्लान सबको बताया। इस पर शुरू में तो सब लोग डर के मारे मना कर रहे थे, क्योंकि कॉमनवेल्थ को मीटिंग के बारे में ना बताकर फिलिक्स ने वैसे ही उन्हें नाराज कर दिया था। मगर अभी जैसे ही फिलिक्स ने उन्हें अपने पास मौजूद कोल्ड फ्यूजन डिवाइस के बारे में बताया, जिससे अनलिमिटेड एनर्जी बनाई जा सकती है, तो सबकी बोलती बंद हो गई। अब वो सब भी फिलिक्स का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और सबने एक साथ बोला कि कॉमनवेल्थ भाड़ में जाए। वहीं लूसी उस औरत के साथ आगे बढ़ रही थी, जिस दौरान रास्ते में लूसी ने उसको बताया कि वो लॉस वेगास जा रही है। ये बात सुनने के बाद उस औरत ने उसे वहां पर जाने से मना करा, क्योंकि वहां पर रहने वाले मर्द काफी ज्यादा खतरनाक थे और लूसी के साथ कुछ भी कर सकते थे। ये सुनने के बाद लूसी थोड़ा सा डर तो गई, लेकिन उसने अपने फैसले को नहीं बदला। इसके कुछ देर बाद वो लोग एक पहाड़ पर पहुंचे और ऊपर देखने पर उन्हें मसाल लिए हुए कुछ आदमी दिखाई दिए, जो उन्हें ही घूर रहे थे। उन्हें देखकर लूसी को थोड़ा सा डर तो लगा, मगर फिर भी वो आगे बढ़ती रही। पर तभी अचानक उन लोगों ने नीचे आकर लूसी और औरत को घेर लिया और उन्हें पकड़कर अपने साथ
साथ अपने कैंप में ले गए। उनके कैंप का नजारा बहुत ज्यादा खौफनाक था। लोगों से जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा था और जरा सी गलती पर उन्हें बहुत ही खतरनाक सजा दी जा रही थी। अब वैसे जिन लोगों ने लूसी और उस औरत को पकड़ा था उन्होंने पुराने जमानों के लोगों की तरह कपड़े पहने हुए थे और वो अपने आप को सीजर लीजन के आदमी बता रहे थे। अभी पहले वो लोग लूसी और उस औरत को अपने जनरल के पास ले गए, जहाँ जनरल ने अपने एक सोल्जर को ऑर्डर दिया और अगले ही पल सोल्जर ने आगे बढ़कर बिना किसी वार्निंग के अपनी तलवार से उस औरत का गला काट दिया। इससे लूसी सदमे में आ गई और वो कुछ बोलती उससे पहले ही वो लोग लूसी को बांधकर बाहर ले गए, जहाँ एक आदमी ने बताया कि उन लोगों के ग्रुप में सिविल वॉर चल रही है। ये बोलते हुए उसने एक जगह पर इशारा करा जहाँ पर असली सीजर की लाश पड़ी हुई थी और उसकी जेब में एक कागज का टुकड़ा था जिसमें अगले लीडर का नाम लिखा हुआ था। पर उस नाम को पढ़ने से पहले ही उनका ग्रुप दो हिस्सों में बट गया, जिसमें से एक ग्रुप उनसे भी ऊंचाई पर मौजूद था और जब भी उनका वाला ग्रुप असली वाले सीजर की लाश में से उस पर्ची को निकालने की कोशिश करते थे तो उनका दूसरा वाला ग्रुप उनके ऊपर हमला कर दिया करता था। ये बात सुनने के बाद लूसी, जो हमेशा सबकी हेल्प करना चाहती थी, उसने उन लोगों को ऑफर देते हुए कहा कि मैं फैमिली थेरेपी में एक्सपर्ट हूँ और मैं तुम्हारी लड़ाई को रिजॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन उन लोगों ने अभी लूसी की बात सुनने की बजाय उसे जीसस की तरह सूली पर लटका दिया। दूसरी तरफ कूपर मौत से लड़ रहा था। तब काफी देर तक सोचने के बाद उसने अपना चाकू निकाला और अपने पैर से बिच्छू के डंक और उसके जहर को निकालने की कोशिश करने लगा। इस बीच दर्द से कराते हुए वो पागलों की तरह साइंटिस्ट के कुत्ते से बात कर रहा था, जिसके बाद जैसे ही उसे डंक को निकालने में कामयाबी मिली वैसे ही वो साइंटिस्ट के कुत्ते के साथ लूसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इधर वार्ड नंबर 31 में नॉर्मन ने माता मना रहे लोगों को शांत करने के लिए उनसे झूठ कहा कि मैं 200 सालों की जेनेटिक इंजीनियरिंग का नतीजा हूँ, एक नया ब्रीड ऑफ एग्जीक्यूटिव। आप सब लोग मेरा स्टाफ हो और आप लोगों का सबसे पहला मिशन किसी भी तरह से इस वार्ड से बाहर निकलना है। न जाने क्यों मगर नॉर्मन की बातों पर सभी लोगों को भरोसा हो गया और जो लोग अभी तक पैनिक कर रहे थे वो तुरंत ऑर्गेनाइज होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लग गए। तब एक औरत को वार्ड की छत की तरफ एक छोटा सा दरवाजा मिला, जिसके बारे में पता चलते ही नॉर्मन बाकी सबके साथ बाहर की दुनिया में आ गया, जहाँ वार्ड से थोड़ी ही दूरी पर उन्हें समंदर भी दिखाई दे रहा था। मगर वो लोग जो पुरानी असली दुनिया को देख चुके हैं उन्हें बाहर का नजारा अच्छा नहीं लगा, लेकिन नॉर्मन जिसने ये नजारा भी पहली बार ही देखा था उसके लिए तो ये सब भी जन्नत से कम नहीं था। दूसरी तरफ एरिया 51 में सोल्जर नए बेस का सेलिब्रेशन मनाने के लिए फाइट के मजे ले रहे थे, जिसमें कोई भी सोल्जर किसी भी सोल्जर को चैलेंज कर सकता था और उसी दौरान एक गुस्सेल पहलवान भीड़ को चीरते हुए मैक्स के पास आकर उसको चैलेंज करने लगा। दरअसल मॉर्डरवेयर को जान से मारने के बाद मैक्स का रुतबा सभी लोगों से बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका था और वो पहलवान मैक्स को नीचा दिखाना चाहता था। तब ना चाहते हुए भी मैक्स को लड़ाई करने के लिए मानना पड़ा, जिस दौरान शुरू में तो वो आदमी मैक्स पर हावी पड़ने लगा और उसने काफी भारी भरकम मुक्के मारकर मैक्स को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन मैक्स ने हार नहीं मानी और खुद को संभालने के बाद उसने एक जोरदार लात मारकर पहलवान को नीचे गिरा दिया। तब उस पहलवान ने गुस्से में अपने जूते से एक चाकू निकालकर दोबारा मैक्स के ऊपर हमला करा, जिस दौरान मैक्स बड़ी फुर्ती से हमले से बचा और उस पहलवान को जमीन पर गिराकर चाकू को उसी की छाती में घुसाकर उसको खत्म कर दिया। ये खूनी खेल फिलिक्स और बाकी मेंबर्स के सामने हुआ था और मैक्स की इज्जत सबके मन में और ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक उसी वक्त वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आकर रुका और उसमें से कॉमनवेल्थ के एक ऑफिसर जेंडार ने उतरकर कहा, तो तुम लोग हो जो बगावत की तैयारी करने में लगे हैं। उसे देखकर फिलिक्स शांत रहने की कोशिश करने लगा, पर वो जानता था कि अब मामला पेचीदा हो गया है, इसलिए उसने जेंडार को थोड़ी देर बाहर रुककर इंतजार करने को कहा और बाकी सारे जनरल और मैक्स के साथ एक मीटिंग करी। वहाँ पर भी फिलिक्स सभी जनरल्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें अपने मकसद को नहीं भूलना है, क्योंकि अगर बगावत सही मकसद के लिए हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन अभी कोई भी जनरल भाषण सुनने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मैक्स ने फिलिक्स को ऑफर दिया कि क्यों ना मैं ही जेंडार को जान से मार दूं, मगर फिलिक्स ने इस पर साफ मना कर दिया क्योंकि इससे लड़ाई अभी के अभी शुरू हो जाती। इस पर मैक्स शांत हो गया, मगर वो जानता था कि जेंडार और कॉमनवेल्थ को शांत करवाने के लिए बस एक ही रास्ता है कि कोल्ड फ्यूजन को उनके हवाले कर दिया जाए। कैरबी मीटिंग रूम से बाहर आते ही मैक्स की टक्कर जेंडार से हुई, जहां जेंडार मैक्स को मक्खन लगाते हुए धमकाने की कोशिश करने लगा कि देखो मैक्स, तुम एक बहुत ही अच्छे सोल्जर हो, मगर तुम्हारा लीडर वो तो कैपिटल वाला सी है और तुम ये बात तो समझते हो ना कि अगर तुम बगावत करोगे तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तब ये सारी बातें मैक्स ध्यान से सुनने लगा। दूसरी तरफ कूपर अब तक लूसी के काफी नजदीक पहुंच चुका था। उसने दूरबीन से लूसी को सूली पर लटका हुआ देखा तो उसके मुंह से अपने आप ही निकला कि देख लिया सबकी मदद करने का नतीजा क्या होता है। तब साइंटिस्ट का कुत्ता कूपर को घूर रहा था, जिस दौरान कूपर ने उससे कहा, मुझे पता है ये लड़की मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है, पर ये काम आ सकती है। इतना बोलकर कूपर पास मौजूद एक बिल्डिंग में घुसा, जहाँ सदियों पुराना एक रोबोट विक्टर मौजूद था जो कूपर को पहले से जानता था। इसीलिए कूपर ने उससे हैरानी से पूछा, अरे छोटे, तो यहाँ क्या कर रहा है? इस पर विक्टर ने भी बहुत ही चेयरफुल इलेक्ट्रॉनिक आवाज में जवाब दिया, मुझे कोई आइडिया नहीं पार्टनर। कैरबी कूपर को उससे बात करके पता चला कि जिन लोगों ने लूसी को पकड़ा है वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और ये बात जानने के बाद कूपर के दिमाग में लूसी को बचाने का एक प्लान आ गया। इसके बाद कूपर ने विक्टर से रॉबर्ट हाउस के बारे में भी जानने की कोशिश करी, मगर विक्टर के हिसाब से रॉबर्ट हाउस के बारे में किसी को पता नहीं था, क्योंकि बेशक शुरुआत से उस इंसान के पास दुनिया भर की दौलत रही हो, मगर वो हमेशा अकेले ही रहना चाहता था। ये बात सुनकर कूपर भी हाँ में सर हिलाकर वहाँ पर से चला गया। अब वैसे कूपर पहले खुद भी आर्मी में हुआ करता था, जिसके बाद ही उसने एक्टिंग शुरू करी थी और
219 साल पहले जब कूपर ली वोल्डेमॉर्ट को रॉबर्ट को जान से ना मारने को कहकर वापस अपने घर में आ गया था, तो उसके कुछ दिनों बाद ही कूपर चार्ली नाम के एक आर्मी जनरल के साथ एक इवेंट में गया जहाँ पर चार्ली को मेडल मिलने वाला था। तब इवेंट के बीच में बाथरूम जाने पर कूपर की मुलाकात वहाँ पर एक आदमी से हुई जिसने कूपर से बातें करते हुए कूपर को कम्युनिस्ट कहा जो पूरी की पूरी दुनिया को बचाना चाहता है पर बदले में दुनिया उसको कुछ भी नहीं देने वाली। इस पर कूपर ने उस आदमी से ज्यादा बहस नहीं करी और चुपचाप बाहर आ गया। तब अवार्ड लेते समय चार्ली ने अपनी स्पीच में कूपर की तारीफ करी और कूपर को याद दिलाया कि कूपर के आर्मी के दिनों में जब जंग हो रही थी तो चार्ली और कूपर ने साथ मिलकर कितने सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतारा था। इस बात को सुनने के बाद कूपर को काफी हिम्मत मिली और उसने फैसला किया कि वो दुनिया को बचाने के लिए रॉबर्ट को जान से मार देगा। इसलिए बाद में जब उसे अपनी बीवी की वजह से रॉबर्ट के एक इवेंट में जाने का मौका मिला तो वो रॉबर्ट को मारने के लिए उसकी पार्टी में जाने लगा, जहाँ कूपर के प्लेन के एयरपोर्ट पे लैंड करते ही वोल्डेमॉर्ट ने जैसे तैसे कूपर के पास एक जहर की शीशी पहुंचा दी जिसको रॉबर्ट को देते ही उसकी मौत हो जाती और उसे कोई भी नहीं बचा पाता। खैर अब रात के समय में जब कूपर पार्टी वाली जगह पर पहुंचा तो उसने बिल्डिंग के बाहर शहर के काफी सारे लोगों को रॉबर्ट की कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए देखा क्योंकि रॉबर्ट ने काफी सारे रोबोट्स बनाए थे जिनकी वजह से उन लोगों का रोजगार चला गया था। फिर अभी पार्टी में जाते ही रॉबर्ट खुद ब खुद कूपर के पास आ गया कि कोई बहुत ही जरूरी आदमी तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनकर तो कूपर के होश उड़ गए और जब वो रॉबर्ट के साथ लिफ्ट से होते हुए खुफिया फ्लोर पर आया तो वहाँ बैठे एक आदमी को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में दुनिया जिसे रॉबर्ट हाउस मानती थी वो तो बस रॉबर्ट हाउस का एक नौकर था और असली रॉबर्ट हाउस तो असल में वही इंसान था जिसने अवार्ड इवेंट के दौरान कूपर को कम्युनिस्ट कहा था। इसका मतलब अगर आज पार्टी में कूपर रॉबर्ट को जान से मार भी देता तब भी असली वाला रॉबर्ट हाउस मीटिंग करके न्यूक्लियर वेपन की डील कर ही लेता। खैर रॉबर्ट को इस बात का पता होता है कि कूपर उसको जान से मारने आया है मगर वो कूपर के ऊपर गुस्सा न करके उसे ऊपर जाकर एंजॉय करने को कहता है। अब वैसे प्रेजेंट टाइम में कूपर ने फैसला करा था कि वो सीजर लीजन के लोगों से लड़ने के लिए एक दूसरे ग्रुप जो अपने आप को न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक कहते थे उनकी मदद लेगा। इसलिए वो सीधा उनके कैंप में चला गया जहाँ के बुरे हाल देखकर कूपर की हंसी छूट गई क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 बूढ़े लोग बचे हुए थे जिनमें से एक औरत रॉड्री कूपर को देखकर पहचान गई और उसने कूपर को वापस से उनके ग्रुप में शामिल होकर बाकी साथियों को ढूंढने को कहा। इसके बदले में वो कूपर को उसे नॉर्मल रखने वाले काफी सारे ड्रग देने को तैयार थी जो सुनकर कूपर ने उसे ड्रग ले तो लिए मगर वो वहाँ पर से ये बोलता हुआ चला गया कि सब लोग 20 साल पहले यहाँ पर से जा चुके हैं और अब वो जिंदा होंगे भी या फिर नहीं इस बात का कोई भरोसा नहीं है। इधर सूली पर लटके लटके लूसी की हिम्मत टूट रही थी क्योंकि उसके बगल में एक और आदमी को लटकाया हुआ था जो मर चुका था और कौवे उसकी लाश नोच रहे थे। तभी कूपर सीजर लीजन के कैंप में पहुंचकर सीधा सीजर के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा मेरे पास एक बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है और मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने दुश्मन न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक के बचे कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जिन्हें हमेशा के लिए खत्म करके तुम अपनी शक्ति को दूसरे ग्रुप को दिखा सकते हो। ये सुनकर सीजर ने तुरंत ही कूपर से उन लोगों की लोकेशन ले ली और कूपर के कहने पर लूसी को छोड़कर अपने साथियों के साथ वहाँ जाने की तैयारी करने लगा। तो कूपर भी लूसी को लेकर जल्दी से काफी दूर पहुंच गया और एक सेफ डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद कूपर ने लूसी को डांटते हुए कहा तुमने वाकई बहुत ही बड़ी बेवकूफी करी। उसके इतना बोलते ही पीछे एक बहुत ही जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें सीजर लीजन में मौजूद सारे लोग मारे गए। दरअसल वहाँ पर से निकलने से पहले कूपर ने वहाँ पड़े एक्सप्लोजिव को ऑन कर दिया था और ये धमाका उसी वजह से हुआ था। इधर बाहर की दुनिया में नॉर्मन वॉल्ट कंपनी एम्प्लॉय ग्रुप को लीड कर रहा था लेकिन बाहर की दुनिया वॉल्ट जैसी सेफ नहीं थी। इसी वजह से नॉर्मन ने अपने ग्रुप को पहला ऑर्डर देते हुए कहा कि उन्हें कहीं पर भी खाना मिलने पर उसे बांट कर खाना होगा क्योंकि किसी को ये बात नहीं पता कि उन्हें अगली बार खाना कब मिलेगा। ये बोलने के बाद अचानक से नॉर्मन की नजर क्लॉडिया नाम की एक औरत के ऊपर पड़ती है जिसके हिसाब से उसने तो दुनिया के खत्म होने के बस 1 हफ्ते पहले वॉल्टेक कंपनी को ज्वाइन करा था और अब अचानक से 200 साल बीत चुके थे। इस पर नॉर्मन ने उसे भी हिम्मत रखने को कहा और तभी अचानक रॉनी नाम के एक बंदे ने आगे आकर नॉर्मन से सवाल करा कि सर फेज 2 क्या है क्योंकि मैंने सुना था कि फेज 2 मिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वैसे नॉर्मन को फेज 2 के बारे में घंटा कुछ भी पता नहीं होता इसलिए फिलहाल सबको शांत रखने के लिए वो फेज 2 के बारे में बताने से पहले सबको खाना ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एरिया 51 में मैक्स जेंडार का थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ हेलीकॉप्टर से कहीं पर जाने लगा जहां रास्ते में भी जेंडार ने मैक्स का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी और कहा कि अभी मैं तुम्हारे साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा हूं पर अगर लड़ाई हुई तो हमें एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा। इस पर मैक्स ने भी हाँ कहा और तभी अचानक जेंडार के हेलीकॉप्टर के स्कैनर्स ने एक सिग्नल पकड़ा जिसके हिसाब से उनके नीचे मौजूद जमीन पर कोई रोबोट मौजूद था और क्योंकि कॉमनवेल्थ वाले बंदे रोबोट को भी पसंद नहीं करते इसलिए जेंडार की आंखों में चमक आ गई और वो मैक्स के साथ अपने सूट को पहनकर उस वेयर हाउस में घुसा जहाँ वो रोबोट था। अंदर मौजूद रोबोट वैसे विक्टर होता है जिसने खतरे का एहसास होते ही उन लोगों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी जिससे बचने के लिए मैक्स और जेंडार थोड़ी देर के लिए छुप गए और फिर एक छोटी सी झड़प के बाद मैक्स और जेंडार दोनों ने ही विक्टर को ढेर कर दिया। इससे दोनों काफी खुश हुए और इसके बाद वो दोनों और ज्यादा मजे करने के लिए एक फैक्ट्री टाइप जगह पर आ गए जहाँ पर काफी सारे बच्चे मौजूद थे और उनमें से कुछ बच्चे घूल भी थे। घूल वाले बच्चों को देखकर जेंडार उन बच्चों को मारना चाहता था मगर मैक्स ऐसा होने नहीं देना चाहता। अभी जेंडार ने अपनी गन लोड करी जिस पर मैक्स ने चिल्लाकर कहा रुको पागल हो गए हो क्या।
ठीक उसी वक्त मैक्स को पास में एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई दी और वो इंसान असल में टेडियस था, जो खुद भी पहले ब्रदरहुड ऑफ आर्मी का हिस्सा था, मगर पिछले पार्ट में एक हरियाणवी डॉक्टर ने उसका बंगाली में बोका बनाकर उसे कूल बना दिया था। उसके बाद से वो बच्चों के साथ उसी फैक्ट्री में रह रहा है, इसीलिए अभी उसने भी जेंडार से उन बच्चों को मारने से मना करा, लेकिन जेंडार की आंखों में तो खून सवार था। अभी जैसे ही जेंडार ट्रिगर दबाने वाला था तभी मैक्स ने जय बजरंगबली बोलकर पूरी ताकत से जेंडार पर हमला किया और एक जोरदार मुक्का लगते ही जेंडार का राम नाम सत्य हो गया। अब जेंडार के मरने के बाद मैक्स को एहसास हुआ कि उसने जेंडार को मारकर कॉमनवेल्थ और ब्रदरहुड के बीच में एक तगड़ी लड़ाई का बीज बो दिया है। वहीं दूसरी तरफ लूसी कमजोरी से बेहोश हो चुकी थी, जिसके बाद उसके होश में आने पर उसने अपने आप को न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक के टूटे हुए बेस में पाया, जहां टॉटरी ने उसे एक टिप लगाई थी ताकि लूसी के शरीर में एनर्जी पहुंचाई जा सके। तब लूसी को ये बात भी पता चली कि टॉटरी और उसके साथी शेडी सैंड्स में ही रहा करते थे, लेकिन उसके बर्बाद होने के पहले उन्हें कहीं पर जाना पड़ गया था और उसी वजह से उनकी जान बच गई थी। ये सुनकर लूसी को दुख हुआ क्योंकि उसके पिता की वजह से ही सब कुछ बर्बाद हुआ था। खैर अभी टॉटरी ने लूसी को भी उसके ग्रुप में आने को कहा, मगर लूसी इस पर मना करके कूपर के साथ अपने आगे के सफर पर जाने लगी। तब उनको जाता हुआ देखकर टॉटरी ने लूसी को कुछ हथियार दिए, क्योंकि वो भी अपने इकलौते बचे हुए बुढ़े साथी के साथ अपने बाकी सारे साथियों को ढूंढने जा रही थी और बुढ़ा जाने की वजह से वो लोग सारे हथियार को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते थे। इसके बाद लूसी और कूपर वहां पर से निकल गए और तब काफी देर चलने के बाद लूसी की तबीयत खराब होने लगी और लूसी ने कूपर को बताया कि मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो रहा है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, पर मुझे खाना नहीं खाना। ये सुनकर कूपर समझ गया और कहा, असल में तुझे जिंदा रखने के लिए उस डुकरिया ने तुझे लिक्विड ड्रग चढ़ाए थे और उसी वजह से अब तेरे शरीर को नशा चाहिए। इतना बोलकर कूपर ने लूसी को नशा करने को कहा, क्योंकि उसके पास अभी सिर्फ दो ही ऑप्शन थे कि या तो वो 4-5 दिन तक अपनी इसी हालत को बर्दाश्त करे या फिर नशा करके थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। हालांकि लूसी इस बात को जानती थी कि नशा उसके लिए सही नहीं है, मगर ये हालत उसको और ज्यादा परेशान कर रही थी, इसीलिए उसने कूपर से नशीले आइटम लेकर नशा कर लिया और भंड होकर कूपर के साथ आगे बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ वॉल्ट नंबर 33 में बेटी को अचानक से पता चला कि उनके वॉल्ट में पानी की कमी हो रही है, इसीलिए उसने परेशान होकर स्टेफनी से मिलकर उससे मदद मांगी, जिस पर शुरू में तो स्टेफनी ने पानी देने से मना कर दिया, पर बाद में वो बेटी की मदद करने के लिए मान गई। पर बदले में उसे वॉल्ट नंबर 33 में रखा हैंक का एक सीक्रेट बॉक्स चाहिए था, जिसमें न्यूक्लियर वॉर से पहले के काफी सारे सीक्रेट्स थे। तब बेटी स्टेफनी को वो बॉक्स देने के लिए मान गई और बाद में वो दोनों वॉल्ट नंबर 31 के बारे में बातें करने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वॉल्ट नंबर 31 में रखे क्रायोजेनिक पॉड खुल चुके हैं। नॉर्मन और बाकी सारे लोग वहाँ पर से गायब हैं और नॉर्मन ने बर्ड को उल्टी बाल्टी बना दिया है। इसीलिए अब स्टेफनी बेटी से साफ कहती है कि अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं और नई दुनिया बनाने के लिए हम दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। अब वैसे इस बीच चैट अभी भी स्टेफनी के बच्चे को संभाल रहा था कि तभी कुछ सोचते हुए अचानक उसने स्टेफनी के सामान को चेक करा और उसे स्टेफनी के पर्स में स्टेफनी की कैनेडियन आईडी मिली, जिसे देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि कनाडा तो खुद भी 219 साल पहले बर्बाद हो चुका है। वहीं टेडियस और मैक्सी बुरी तरह से फटी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि वो जंग को कैसे रोकेंगे। तभी मैक्स ने कुछ सोचते हुए टेडियस से जेंडार के सूट को पहनकर उसके साथ ब्रदरहुड के बेस पर चलने को कहा, जिससे शुरू में तो किसी को कुछ समय तक जेंडार के मरने के बारे में पता नहीं चलेगा और किसी को कुछ भी पता चलने से पहले मैक्स वहाँ पर से निकलने का कोई न कोई रास्ता तो जरूर निकाल लेगा। इस पर शुरू में तो टेडियस ने मना कर दिया, मगर मैक्स ने उसे जैसे तैसे ही करने के लिए मना ही लिया और दोनों अपने अपने सूट को पहनकर बेस पर पहुंच गए। वहाँ आकर जब मैक्स ने डेन से बात करी तो उसे पता चला कि फीलिक्स के इरादे भी कोल्ड फ्यूजन को लेकर सही नहीं है। उसकी मदद से वो खुद भी पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। जो सुनने के बाद मैक्स ने सबसे पहले तो डेन को जेंडार के मरने वाली बात बता दी और तब मैक्स ने फैसला करा कि अभी वो फीलिक्स के पास जाकर सबसे पहले उसे खत्म कर देगा और कोल्ड फ्यूजन लेकर यहाँ पर से भाग जाएगा, क्योंकि फीलिक्स को जेंडार की मौत के बारे में पता चलने पर वो सबसे पहले मैक्स को जान से मारने की कोशिश करेगा और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो बाद में उसकी कॉमनवेल्थ से लड़ाई होने पर वो जंग को हार जाएगा और कॉमनवेल्थ वाले कोल्ड फ्यूजन को अपने पास रखकर पक्का उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। ये बात सुनने के बाद डेन ने भी उसकी मदद करने का फैसला करा और इस बीच टेडियस उस भारी भरकम सूट को संभाल नहीं पा रहा था, जिससे आसपास खड़े सोल्जर्स को उसके ऊपर शक तो होने लगा, मगर जेंडार के डर की वजह से वो टेडियस से कुछ भी नहीं बोल पाए। उस समय तक मैक्स खुद भी फीलिक्स के कमरे में चला गया, जहां उसने सबसे पहले तो जेंडार की मौत के बारे में उसे खुद ही बता दिया, जो सुनने के बाद फीलिक्स भी समझ गया कि मैक्स वहां पर उसी को जान से मारने आया है। इसीलिए पहले तो उसने मैक्स से साइकोलॉजिकल बातें कर उसे रोकने की कोशिश करी और चुपके से एक बंदूक निकालकर मैक्स के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा, मगर किस्मत अच्छी होने की वजह से मैक्स उन गोलियों से बच गया और उल्टा फीलिक्स को शूट करके उससे ही खत्म कर दिया। इधर अब तक डेन ने एरिया 51 की मशीन के पास जाकर कोल्ड फ्यूजन को भी चुरा लिया था, ताकि बाद में वो उसे मैक्स को दे सके। तब कोल्ड फ्यूजन के चोरी होने के बारे में बाकी जनरल्स को पता चलने पर वो एक दूसरे के ऊपर ही शक करने लग गए और उनका शक इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन तीनों के साथियों ने एक दूसरे के ऊपर हमला करके एक दूसरे को खत्म करना शुरू कर दिया। इस उदल पुदल के बीच भी डेन जैसे तैसे मैक्स के पास पहुंच गई और चुपके से उसे वो कोल्ड फ्यूजन डिवाइस देकर वहां पर से जाने के लिए कहा, जबकि वो खुद पीछे रहकर ही मैक्स को कवर देने वाली थी। तब मैक्स और टेडियस अपने अपने सूट को पहनकर तुरंत ही रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े
और उनके एरिया 51 से थोड़ा सा दूर जाते ही कॉमनवेल्थ के हेलीकॉप्टर ने एरिया 51 के पास पहुंचकर एरिया 51 को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ अपने सफर पर चलते चलते लूसी और कूपर अब तक न्यू लास वेगास के बाहर पहुंच चुके थे, जहां जमीन पर उन्हें काफी सारे रोबोट दिखाई पड़े और तभी अचानक वहां पर कुछ गूल पहुंच गए जो उनसे उनका सामान छीनना चाहते थे। तब लूसी, जो अभी भी भंड थी, उसने गुस्से में गूल को ऐसा करने से मना करा, पर जब वो गूल नहीं माने तो लूसी ने बिना एक सेकंड वेस्ट करे अपनी गन निकाली और बिना हिचकिचाहट के उन गूल्स को गोली मारकर खत्म कर दिया। कूपर तो पीछे खड़ा खड़ा ये सब देखते हुए दंग रह गया था और उसे लूसी का ये नया एग्रेसिव अवतार पसंद आ रहा था। कि इसके बाद रात के समय में वो दोनों फाइनली लॉस वेगास की सड़कों पर थे, जो फिलहाल पूरी तरह से सुनसान थी। और तब लूसी ने नशे की हालत में जोर जोर से अपने बाप हैंक को आवाज लगानी शुरू कर दी, ओए बुढ़ाऊ बाहर निकल। तब कूपर ने उसको शांत करवाने की कोशिश करी, क्योंकि सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज रही थी। उसी वक्त लूसी को पास में पड़ी मलबे के बीच में एक बड़ा सा अंडा दिखाई दिया और उसने मजाक में कहा कि लगता है ये अंडा किसी बहुत ही बड़ी मुर्गी ने दिया है। इस पर कूपर ने उसे ठंडे दिमाग से करेक्ट किया, अरे वो मुर्गी का अंडा नहीं है लूसी। इस पर शुरू में तो लूसी नहीं मानी, लेकिन अगले ही पल उसकी गलतफहमी दूर हो गई, क्योंकि सामने मौजूद बिल्डिंग का दरवाजा उखड़ गया और धूल के बीच में से एक बहुत ही बड़ा जानवर निकला, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। उसे देखकर तो लूसी और कूपर दोनों की पटके 4 से 64 हो गई और उसी समय अपनी जान बचाने के लिए साइंटिस्ट का कुत्ता वहाँ पर से 9-2-11 हो गया। वैसे क्या आपके हिसाब से ड्रग के नशे में लूसी और कूपर अपने आप को इस मौत के मुंह से बचा पाएंगे? और मैक्स, वो तो दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत कोल्ड फ्यूजन को लेकर गायब हो चुका है और सिचुएशन के हिसाब से जिस बंदे के पास फिलहाल के लिए कोई प्लान नहीं था, आज उसी के हाथ में पूरी दुनिया की किस्मत है। और रही बात जमीन के नीचे की, तो मेरे हिसाब से वार्ड नंबर 33 तो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा, क्योंकि स्टेफनी की बातों से साफ पता चल रहा था कि अब वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप चलेगी। अब वैसे उसकी कैनेडियन आईडी का राज क्या है और हैंक के उस सीक्रेट बॉक्स में क्या छुपा है? माफ करना, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में दे पाऊंगा, क्योंकि जिस टाइम मैं इस पार्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक इस सीजन के सारे एपिसोड नहीं आए हैं। पर कुल मिलाकर ये बात तो समझ में आ रही है कि हालात हाथ से पूरी तरह से निकल चुके हैं। एक तरफ मौत, दूसरी तरफ तबाही और तीसरी तरफ धोखा। अब सवाल ये है कि जिंदा कौन बचेगा? अब वैसे अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इसके ग्रैंड फिनाले का नतीजा क्या होगा, तो कमेंट्स में लिखो एलियन इंडिया भी आओ। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि अगले पार्ट में हम लोग इस जंग के असली अंजाम को देखेंगे। बाकी तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।